दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अगर आपको याद हो 2G, 3G, 4G, 5G, अब 6G। अब ये 5G तक हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं और जब 5G आने को था तब बहुत सारे लोगों के एस्पिरेशंस आसमान छू रहे थे। अब जब 5G आ गया तो सारे एस्पिरेशन धरातल में आ गए। आप इस चीज से एग्री करते होंगे क्योंकि हमको कुछ फायदा नहीं हुआ। इंडिया के भी एस्पिरेशंस हवा में थे। इंडिया ने 5G के अंदर में बहुत सारे क्लेम्स किए कि हम इंडिया का 5G टेक्नोलॉजी बनाएंगे। 5G आई, अगर आपको याद हो, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। ये मैंने वीडियो में समझाया है, इसका टाइटल देख लीजिए आप, और ये वीडियो का मैंने आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इसमें क्या गलतियां करी थी इंडिया में, इसको भी मैंने दूसरे वीडियो में समझाया है। ये भी आपको, ये टाइटल आपके सामने है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी दोस्तों मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? इसलिए बना रहा हूं कि इंडिया ने फिर एक क्लेम किया है भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट के थ्रू कि इंडिया टू बिकम ए फ्रंटलाइन कंट्रीब्यूटर इन डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ 6G टेक्नोलॉजी बाय 2030। अब ये 5 साल दूर है ना। अब ये जो 5 साल दूर है जिसमें हम ये करने जा रहे हैं, इसमें इंडिया को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब जब इंडिया इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेगी, उसी टाइम अगर उसका कोर्स करेक्शन हो जाए, अगर कोई गलत स्टेप ले लिया, तो हो सकता है कि हम जो है फीडबैक के द्वारा, जो हमारे जो लर्नेड जो हमारे दोस्त हैं और आप लोग हो, उनके फीडबैक के द्वारा शायद हम इस पर्टिकुलर गोल को मीट कर पाए। 5G का तो नहीं हो पाया, पर हो सकता है इसका मीट हो जाए। तो दोस्तों अब कैसे आप एम्पावर होंगे कि ये पता करने के लिए जो हम इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेंगे 6G बनाने के लिए, वो ठीक है कि गलत है, वो मिसअलाइंड है कि करेक्ट डायरेक्शन में है। उसके लिए दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 6G टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्नोलॉजी बनती कैसे है। अब यही पर्पस है दोस्तों मेरा इस वीडियो का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी बनती कैसे, कौन डिसाइड करता है कि ये 5G है, ये 6G है, ये 7G है, ये 8G है। और इसके अंदर में जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुनते हैं आप, ITU, 3GPP, और जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, उनका जो रोल क्या है। तो अंत तक देखिए दोस्तों ये वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू विल फील एम्पावर्ड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया सही डायरेक्शन में जा रही कि गलत डायरेक्शन में जा रही। क्योंकि हमारा जो है पता तो तभी चलेगा ना जब 2030 आएगा। उस टाइम में अगर हमने कुछ गलत स्टेप्स ले लिए, जैसे 5G आई में हुआ, तब तक वही हो जाएगा हालत कि ऑल इतना काम किया, कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों ये जानना जरूरी है कि करना क्या है और कहां पे काम करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों ये देखिए कि जो टेक्नोलॉजी है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड जब बनता है उसको, उसके लिए एक ग्लोबल एंकर की जरूरत होती है। अब ग्लोबल एंकर का मतलब क्या निकला दोस्तों? अब आप तो ये भी कह सकते हैं कि भाई स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है, आपके इतने सारी कंपनीज हैं, वो आपस में जो डिसाइड करके कुछ भी बना दे। और क्योंकि उनको जो है सामान बेचना रहता है, मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड कि क्या करना है। वो अपना टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते रहेंगे और इक्विपमेंट बना के बेचते रहेंगे मार्केट के अंदर में, है कि नहीं? ये तो ऐसे ही काम करते हैं। अगर देखें आप, जितने भी हमारे जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, गाड़ियां हैं वगैरह वगैरह, इन जनरल आपने देखा होगा कि कंपनीज काम करती हैं इन आइसोलेशन, एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स विच आर रेगुलेटरी इन नेचर, जिसके अंदर में आपको कोलैबोरेशन की जरूरत है, जिसमें बॉडी को हार्म हो सकता है, जैसे एयर बैग्स हैं वगैरह वगैरह, उनको बनाना पड़ता है वो। बट इन जनरल जो है इनोवेशन स्टैंड अलोन होता है। कोई नई गाड़ी जो है कंपनी खुद बनाती है। पर वायरलेस टेक्नोलॉजी के केस में दोस्तों जो है एक एंकर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और ये जो एंकर ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल जो है वो ITU प्ले करता है। अब ITU का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब दोस्तों इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को ये रोल प्ले करने की क्या जरूरत है? इसलिए दोस्तों क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ह्यूमैनिटी का, हर आदमी का। क्योंकि बिना कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करके आप एक आइलैंड में चले जाएंगे तो आपका जो है ग्लोबल, पूरा का पूरा ग्लोबल सेटअप से पूरा नाता टूट जाएगा। इसलिए ITU ये सुनिश्चित करती है कि छोटे कंट्री हो, बड़े कंट्री हो, मिड साइज कंट्रीज हो, सारे कंट्रीज को टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ मिले।
कि ऐसा ना हो कि कोई भी एक कंपनी अपने फायदे के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ डेवलप कर ले और बाकी कंट्रीज को कुछ भी फायदा ना हो। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों ऐसा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो स्टैंड अलोन नहीं रहती, उसके लिए कुछ हाईवेज की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब दोस्तों स्पेक्ट्रम जो है एक ऐसा रिसोर्स है जो सारे देशों के अंदर में कॉमन है। मान लीजिए अर्थ है ये, अब अर्थ के अंदर में जो स्पेक्ट्रम है वो अक्रॉस बॉर्डर फ्लो करती है। जब वो अक्रॉस बॉर्डर फ्लो करती है तो इसके अंदर में कुछ भी आरएफ रेडिएशन होगा वो दूसरे जो है नेशन को प्रभावित करेगा। अब उसको जो है रेगुलेट करने के लिए आईटीयू का एक मेजर रोल है, क्योंकि अगर कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होगी जिसके पास ट्रीटी लेवल पावर हो, क्योंकि आईटीयू इज अ बॉडी वेयर गवर्नमेंट कंट्रीज आर मेंबर्स, तो वही वोट करते हैं, तो उनके पास ट्रीटी लेवल जो है पावर्स होते हैं, तो एक बार कुछ डिसाइड हो गया तो सारे कंट्रीज को मानना पड़ता है। तो ये स्पेक्ट्रम के कारण वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो हैवी यूसेज और स्पेक्ट्रम है उसके बिना तो काम नहीं कर सकती है, इसलिए आईटीयू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये दोस्तों कि जो स्पेक्ट्रम, उसी में स्पेक्ट्रम के रिलेटेड ही है कि स्पेक्ट्रम का जो वर्क है और जो कोऑर्डिनेशन है और जो हार्मोनाइजेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है टेक्नोलॉजी के प्राइस को कम करने का, कि अगर वो स्पेक्ट्रम फ्रैगमेंटेड होगी वर्ल्ड वाइड तो डिवाइस जो होगा वो बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए हार्मोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए कंट्रीज आपस में मिलके आईटीयू के अंदर में इस चीज को इंश्योर करती है कि भाई आपका रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, तो एक दूसरे का रिक्वायरमेंट को देख के दे विल हार्मोनाइज देयर स्पेक्ट्रम यूसेज, जिससे कि जब टेक्नोलॉजी बने वो ग्लोबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में फंक्शन करे तो प्राइस कम हो जाए। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी डिवाइस बनती है उसके अंदर कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे ईएमएफ जो आपको आपके ब्रेन को इंपैक्ट कर सकते हैं। अब उसको जो है आईटीयू कंट्रोल करती है, क्योंकि जब तक आप कुछ भी बना के धर नहीं सकते। आपके जैसे मान लीजिए हैंडसेट है, हैंडसेट में अंदर में पावर लेवल 23 डीवीएम है, उससे ज्यादा आप बढ़ नहीं सकते। अब वो कैसे इंश्योर करेगा, कैसे रेगुलेशन से इंश्योर करेगा, या तो लोकल कंट्री के रेगुलेशन से इंश्योर हो, बट फोन्स तो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं से भी फोन ले सकते हैं, तो उस चीज को रेगुलेट करती है आईटीयू, इंश्योर करती है कि फोन का जो है गलत इस्तेमाल ना हो जाए, बॉडी में हार्म ना हो जाए। इस तरह के बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें आईटीयू करती है। और आईटीयू ये भी करती है कि जो विजन डॉक्यूमेंट है आईटीयू का, जो कि ये डिसाइड करता है कि टेक्नोलॉजी की क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है हवा में नहीं बनती है, उसके लिए आपके पास ऑलरेडी कुछ फाउंडेशन लेड आउट होता है, तो उस फाउंडेशन के ऊपर आप बिल्ड करते हैं। तो आपके पास एक विजन डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनीज और कंट्रीज आपस में फीड करती है, और आईटीयू उस डॉक्यूमेंट को जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखता है और कहता है कि ये फंक्शनल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम रिक्वायरमेंट का टेक्नोलॉजी हम अप्रूव ही नहीं करेंगे। आप इससे बड़ा रिक्वायरमेंट दे सकते हो पर इससे कम रिक्वायरमेंट का नहीं। इसीलिए दोस्तों जब 5G बना था तो बहुत सारा काम हुआ था, इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। इसलिए 6G का जो स्टैंडर्डाइजेशन होगा, जब टेक्नोलॉजी अप्रूव होगा आईटीयू में, वो 2030 हो जाएगा। इसलिए इंडिया का जो विजन है कि ये 2030 तक जो है ये डिप्लॉय कर लेगी, वो मेरे को लगता है वो बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशनल है, ऑप्टिमिस्टिक है। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि तब तक तो टेक्नोलॉजी जो है ऑलरेडी डिसाइड हो गया आईटीयू, उसके बाद में 1-2 साल लग जाएंगे। पर जिसे कहते हैं ना, कॉलकॉम के सीईओ ने क्या बोला कि प्री कमर्शियल डिवाइसेस आ जाएंगे, तो वो 6G नहीं होगा, वो 6G का एक ग्लिम्स होगा, क्योंकि 6G जब तक आईटीयू डिसाइड नहीं करेगी तब तक उसको 6G माना नहीं जाएगा। तो दोस्तों यही है इस वीडियो का पर्पस। तो एक के बाद एक स्लाइड में चलते हैं। ये तो मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब कर दिया। रोल ऑफ आईटीयू का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आईटीयू डिफाइंस परफॉर्मेंस गोल, स्पीड, लेटेंसी, रिलायबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी आपस में इंटरवर्क करना चाहिए। जब तक कोई सेंट्रल बॉडी ये ना डिसाइड कर पे कि कैसे इंटरवर्क करेगा, तो तब वो टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। तो क्या होता है, जो प्रोसेस होता है आईटीयू का, जब आईटीयू क्या करती है कि वो डिक्लेयर कर देती है कि भाई जो भी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना प्रपोजल आईटीयू को सबमिट करे कि देखिए ये मेरा कैंडिडेट टेक्नोलॉजी है, ये मेरे को लगता है कि 6G ऐसा होना चाहिए। अब उसके लिए कुछ आईटीयू इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स जो है उस टेक्नोलॉजी का, पहले तो वो ढांचा बनाती है और उस ढांचे को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ प्रोसेस डॉक्यूमेंट बनाती है, कि उसको बोला जाता है इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट।
तो जो भी कंट्री या जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपना RIT सबमिट करती है ITU में, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएट करने के बाद में ये डिसाइड होता है कि इसको अप्रूव करना है कि नहीं। तो सारे बॉडीज जैसे मान लीजिए 3GPP है, TSDSI है, ये सब सबमिट करती हैं प्रपोजल, और ITU का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो वैलिडेट करता है और पब्लिश करता है कि कौन सा स्टैंडर्ड को अप्रूव करना चाहिए, जो कि IMT फ्रेमवर्क में खड़ा उतरता है। अच्छा, अब ट्रांजिशन फ्रॉम ITU टू 3GPP। एक बार RIT डिसाइड हो गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, टेक्नोलॉजी अभी तैयार नहीं हुई है, ये तो जस्ट एक ढांचा बना है, उसमें दिखाया गया हाँ ये टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए। अब इस टेक्नोलॉजी को उंगली जमा पहनाने के लिए पूरे स्पेसिफिकेशन लिखने पड़ते हैं। एक तो स्टैंडर्ड बन गया, अब स्पेसिफिकेशन लिखने पड़ते हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, नट्स एंड बोल्ट। मतलब आपको गाड़ी का जो है एक ड्राइंग बन गया, अब गाड़ी बनाने के लिए आपको नट्स एंड बोल्ट एवरीथिंग जो है उसके मेजरमेंट्स को, मतलब उसको जो है पूरा बनाना पड़ेगा, उसके पूरे स्पेसिफिकेशन का पूरे ड्राइंग बनाना पड़ेगा। उसका काम होता है बॉडीज लाइक 3GPP। तो 3GPP जो है टेक्नोलॉजी नहीं बनाती है, वो क्या करती है, टेक्नोलॉजी का पूरा जो टेक्नोलॉजी को जो एग्जीक्यूट करना है ग्राउंड में, वो उसका रोल होता है। क्योंकि बिना स्पेसिफिकेशन में, बिना क्लियर कट जो है डिसाइड किए हुए कि ये टेक्नोलॉजी कैसे जो है एग्जीक्यूट होगा, वो टेक्नोलॉजी किसी हाल में कमर्शलाइज हो नहीं सकती। तो 3GPP का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Once approved by ITU, RIT form the foundation for a detailed specification जो कि 3GPP बनाती है। 3GPP builds the complete technical documentation. Without 3GPP support, a technology cannot become commercially viable. 3GPP ensure vendor interoperability and backward compatibility. अब दोस्तों इस इशू को समझते हैं। इंडिया का जो 5GI का जो स्टोरी है, वो दो वीडियो मैंने आपको बताया था, वो आप देख लीजिएगा। उसको बोला जाता है लो मोबिलिटी लार्ज सेल। अब ये जो LMLC का जो एक्सपीरियंस का जो केस स्टडी है, उसको समझ लेते हैं। अब हुआ क्या था दोस्तों, मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा आपको कि जब इंडिया अपना 5GI की स्टोरी को जो जिस पे वो काम कर रही थी, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, रूरल एरिया में हमको उतने स्ट्रिंजेंट स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हम तो मोबिलिटी को जो है कम कर सकते हैं, क्योंकि हमको 500 किलोमीटर पर आवर की मोबिलिटी नहीं चाहिए, हमको बुलेट ट्रेन नहीं चलाना रूरल एरिया में, हमको सिर्फ साइकिल में जाना है या छोटे छोटे पैदल बुलेट क्रैश में जाना है, तो लेट इट मेक इट 30 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को मिरर डाउन कर दिया और एक RIT प्रपोजल सबमिट किया ITU में कि भाई देखिए ये हमारा RIT है, इसको अप्रूव कर दीजिए। पहले तो बहुत ही खींचातान हुआ, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी हुए, इंडिया के जो टेक्नोलॉजी का जो प्रपोजल है वो खराब ही नहीं उतरा, लोगों ने इसको डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया आपने कुछ नया नहीं भेजा, पर छोड़ दीजिए उनको। इंडिया का टेक्नोलॉजी अप्रूव हो गया एज एन RIT, ठीक है, हो गया वो। एंड हुआ क्या कि ये जो होने के बाद में इंडिया ने तो इंक्रीमेंटल चेंजेस किए थे ना अपने टेक्नोलॉजी में। जो LMLC है वो फाउंडेशनल चेंजेस नहीं थे, वो 3GPP के जो ढांचा है उसके ऊपर उन्होंने इंक्रीमेंटल चेंजेस किए थे। तो वो 3GPP के पास गए और बोले देखिए मैं आपका पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, और बट मैं थोड़ा उसमें इंक्रीमेंटल चेंजेस कर देता हूं, आप इस इंक्रीमेंटल चेंजेस को जो है सपोर्ट करिए। अब 3GPP ने बोला कि भाई मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ करना है तो आप 3GPP के कंट्रोल्स में काम करिए, हमारे साथ काम करिए, हमारे मेंबर्स के साथ बैठ के जो है आप अपना टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन दीजिए। मैं अलग से जो है कोई भी डॉक्यूमेंट इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को उसको सपोर्ट करना है, उसको फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मैं कैसे कर सकता हूं कि जब मैं आपको मालूम ही नहीं कि जो आप कर रहे हो ठीक है कि नहीं। तो वेंडर, इसलिए क्या हुआ कि 3GPP ने सपोर्ट नहीं किया। अब इंडिया जो है चाह के भी जो है अपना RIT को स्टैंड अलोन RIT नहीं रख सकती, क्योंकि वो अगर कोई स्पेसिफिकेशन 3GPP का कॉपी करके और अपने इंक्रीमेंटल चेंजेस को डाल के अगर कोई स्पेसिफिकेशन बना भी देती, कोई भी वेंडर उसको इंप्लीमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि होता क्या कि वो फोन जो है इंडिया स्पेसिफिक बन गया होता। अब उसको मेंटेन करना, उसको टेस्ट करना, उसको सपोर्ट करना सारे वेंडर्स का जो है सरदर्द बन जाता, क्योंकि एक तो उनको 3GPP का स्टैंडर्ड का जो है स्पेसिफिकेशन को मेंटेन करना होता और इंडिया को भी मेंटेन करना पड़ता। आप ये बोलेंगे भाई क्या फर्क है, ज्यादा फर्क तो है नहीं, इंडिया का स्पेसिफिकेशन तो 99% कॉपीड है 3GPP का। बट द प्रॉब्लम इज दैट दोस्तों, थोड़ा सा भी फर्क हो जाए स्पेसिफिकेशन में, फोन काम नहीं करेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा चल दिया तो काम हो जाएगा, आपको 100% परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो टेक्नोलॉजी काम करेगी। तो उसको टेस्ट करना पड़ता है।
और उसके लिए जो है अलग अलग SUC चाहिए, है ना। एक ही जो है फॉर्म फैक्टर से काम नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर भी अलग होगा, हार्डवेयर भी थोड़ा अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। इसलिए वेंडर्स ने इंप्लीमेंट नहीं किया, और डिवाइस वुड नीड ड्यूअल कंपैटिबिलिटी। इसलिए सेपरेट स्टैंडर्ड मीन डबल टेस्टिंग, डबल कॉस्ट, नो इकोसिस्टम। इसलिए इंडिया का टेक्नोलॉजी कुछ काम नहीं हुआ और इंटीग्रेट नहीं हुआ। इसका मतलब दोस्तों, लेसन फ्रॉम LMLC क्या है? ITU का अप्रूवल अलोन इज नॉट ए कमर्शियल सक्सेस। कोई फायदा नहीं, ITU तो कुछ भी अप्रूव कर देती है। आप थोड़ा सा पॉलिटिकली मसल उसमें वो करो, थोड़ा उसमें चाबी दो, तो आप ITU से टेक्नोलॉजी अप्रूव करा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो कमर्शियल सक्सेस नहीं बनेगा, क्योंकि जो मेन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है 3GPP, वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप ITU के थ्रू कुछ भी लेके आ जाओ, 3GPP बोलेगा मैं तो नहीं सपोर्ट करता। इसलिए दोस्तों, जब इंडिया ये कह रही है कि हमको जो है इंडिया टू बी फ्रंटलाइन कंट्रीब्यूटर इन डिजाइन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ 6G टेक्नोलॉजी बाय 2030, तो हमको ये गलती नहीं करना जो हमने 5GI में किया, जहां पे हमने क्या किया, हमारा सारा का सारा फोकस जो है ITU की तरफ था। सारा का सारा पॉलिटिकल प्रेशर, हमने सब कुछ कंज्यूम कर दिया ITU में। एक RIT जो है अप्रूव करा लिया, वाह लूट ली, प्रेस ने बहुत बढ़िया जो है वो किया, पब्लिश किया कि इंडिया की टेक्नोलॉजी बन गई वगैरह, पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने 3GPP में काम नहीं किया। वी डिड नॉट वर्क इन 3GPP। 3GPP अडॉप्शन इज एसेंशियल। तो 3GPP में काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू शुड हैव एन आर्मी ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि 3GPP में हर मीटिंग में बैठे, और कमर्शियल इंटरेस्ट होना चाहिए बड़े प्लेयर का, रिलायंस जियो का, भारती एयरटेल का, वोडाफोन आइडिया का, इन लोगों का कमर्शियल इंटरेस्ट होना चाहिए वहां पे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी IIT से टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया और उस टेक्नोलॉजी को इंपोज कर दिया। कुछ भी आप बनाएंगे उसका जो है रियल वैल्यू एड होना चाहिए, इंडिया के अंदर में स्केल करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इंडिया का प्रॉब्लम्स है क्या? इंडिया का प्रॉब्लम्स है लो कॉस्ट डिवाइसेस विच शुड बी एम्पावर्ड फुल्ली, क्योंकि हमारे पास में परचेजिंग पावर की प्रॉब्लम है। हमारा फोकस होना चाहिए स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट को जो है आसान करे, जो मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था कि किस तरह से लो फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर में आप कैरियर एग्रीगेशन नहीं कर सकते। तो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जो बड़ी कंपनीज हैं वो कंपनीज को पुश करना पड़ेगा। ये इंडिया के भारत 6G डॉक्यूमेंट का जो अनाउंसमेंट से काम नहीं बनेगा दोस्तों, जब तक जो है बड़ी कंपनी, बिग कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो, या तो मैन्युफैक्चरर हो या तो जो है ऑपरेटर हो। जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये स्टेटमेंट धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि आपको 3GPP में काम करना है, ITU में काम करने से बात नहीं बनेगी। तो यही मैं कहना चाह रहा था, रियल पावर लाइज इन इंटीग्रेशन नॉट इन आइसोलेशन। तो इंडिया का स्ट्रैटेजी तो छोड़ देते हैं, वो अलग ही मैं बात करूंगा। 6G टाइमलाइन एंड रियलिटी, ITUs का जो वो है 2030 है, इट इज स्टिल इवॉल्विंग, फाइनल स्पेक्स विल बी बाय 2030। आप इसमें ये कह सकते हो कि भाई देखिए, इंडिया के अंदर में रूरल एरिया के अंदर में जो रिक्वायरमेंट को थोड़ा मेलो डाउन कर दो, वो तो ऑलरेडी कर चुके थे 5GI में, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो वो करते रहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिससे कि आपका जो है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए, जो कंट्री के लिए, जो कंज्यूमर्स के लिए जो जरूरत है, बेस स्टेशन कम लगाना, डिवाइस के प्राइसेस कम करना, उसके लिए अगर स्पेसिफिकेशन को मेलो डाउन करना है ITU में, जो कंट्यूर्स हैं, ढांचा है, तो वो आप कर लीजिए। बट उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमको जो है 3GPP में काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या करना है कि ट्रू 6G इज ITU प्लस 3GPP अलाइनमेंट प्लस ग्लोबल इकोसिस्टम। ये 3GPP अलाइनमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, और यहां पे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। अगर आप चाइनीज एग्जांपल ले लीजिए, हुआवी आज की तारीख में एक लीडर है कंट्रीब्यूटर का, वहां पे हजार लोग जो है 3GPP मीटिंग में अटेंड करते हैं, एवरी मीटिंग। इंडिया के अंदर में उस तरह के पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो की टेकअवेज क्या है? स्टैंडर्ड्स आर डिप्लोमेसी, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी। ITU ensures fairness, 3GPP ensures functionality, vendor ensures feasibility. India's success depends on co-creation, not on isolation. Gold become a co-author of global standard, not a observer. धन्यवाद दोस्तों अंत तक सुनने के लिए। आपको हो सकता है कि वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।